एक रचनाकार ने कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार अला ज़मीन पर। सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम चूम कर, तो सुन ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतज़ार है, हम आंधियों व बिजलियों की पीठ पर सवार हैं। जिधर पड़ेंगे एक कदम बनेगी एक नई डगर, कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं शिवचंद्र दीक्षित और आइए आज प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम सब लोग सीखेंगे। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आहट, आवट, वट और आव। तो सजावट में प्रत्यय है आवट। आवट प्रत्यय लगा है, बिल्कुल सही है। ये उच्च प्राथमिक टीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन गुण या निधन गुण या निधन गुण या निधन गुण? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा निधन गुण। ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भानु उदय से बनने वाला शुद्ध शब्द बताइए। भानु उदय, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भानुदय, भानुदय, भानु उदय, भान्योदय। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा भानुदय। देखिए ये दीर्घ स्वर संधि है, ये है भानु और इसमें हो जाएगा उदय। यहाँ का उ और यहाँ का उ मिलकर बन जाएंगे दीर्घ उ, ये शब्द बनेगा भानुदय। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए श्राप, शाप, निरोग और ईर्षा, 4 प्रकार से 4 शब्द लिखे हुए हैं। इसमें से शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर, शुद्ध वर्तनी है इसकी ऑप्शन नंबर 2। शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर 2 शाप। देखिए श्राप जो है ये गलत शब्द होता है, शाप है सही शब्द। और निरोग ये भी नहीं, ये होता है निरोग। निरोग ये विसर्ग संधि है, इसमें निधन रोग, निरोग। जैसे निधन रस नीरस बनता है, निधन रस ऐसे बनेगा निधन रस, शब्द बनेगा नीरस। इस प्रकार से ईर्षा ये भी गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 2 न मानने वाला है, ध्यान दीजिएगा। उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ और न मानने वाला होता है कृतघ्न। उपकारी कहते हैं जो उपकार करता है, उपकार करने वाला जो होता है वो होता है उपकारी, और जिस पर उपकार किया जाए वो होता है उपकृत। समझ लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जही चितवत एक बार। वाह, बहुत अच्छा दोहा है।
इसके रचनाकार कौन हैं ये पूछा जा रहा है। देव हैं या फिर पद्माकर हैं या रसलीन हैं या बिहारी हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा रसलीन। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर स्त्री की आँखों का वर्णन किया गया है। आँखें जो हैं उनमें कुछ सफ़ेद भाग होता है श्वेत, और कुछ भाग होता है श्याम काला, और कुछ भाग होता है लाल, हल्का इधर उधर लाल भी होता है। वो कह रहे हैं कि श्वेत जो है वो अमृत के समान, उसको देखने से जीते हैं लोग, और श्याम विष के समान मरते हैं लोग, और रत्नार लाल जो है वो शराब की तरह है नशीला, तो उसको देखकर झुकी झुकी परत नशे में हो जाते हैं। बहुत अच्छा चित्रण किया है रसलीन ने। और यहाँ पर समझ लीजिएगा रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी। ये एक अच्छे सैनिक भी थे और कवि भी थे बिलग्राम हरदोई में, और इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 7। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना। ये भी कई बार पूछा जाता है। इसमें बताना है अलंकार, तो इसमें अलंकार है विभावना। कौन सा है? विभावना। विभावना वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है। पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुनय बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनाई पड़ता है। हाथ नहीं है फिर भी तरह तरह के कार्य करता है। तो बगैर कारण के कार्य होता है, बगैर साधन के जहाँ कार्य होता है वहाँ होता है विभावना अलंकार। ये ईश्वर के लिए कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्रिया पूछ रहा है किस प्रकार की है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या पूर्वकालिक है। देखिए काला विशेषण है, और किसका विशेषण है? घोड़ा का। घोड़ा काला है। तेज दौड़ता है, दौड़ना तो क्रिया हो गई। तेज ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है और ये विशेषण है, इसका घोड़ा विशेष है। अब पूछ रहा है कि क्रिया कैसी है, तो इसमें आप देखिएगा कर्म कहीं है ही नहीं, इसमें कर्म है ही नहीं। कर्म नहीं है तो ये क्रिया हो गई अकर्मक। कैसी क्रिया है? अकर्मक। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य, वाक्य संबंधी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य संबंधी प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। ध्यान से समझिएगा। दही खा लिया है, दही खा ली। बेफिजूल मत बोलो, गाड़ी पीछे बैक करो। देखिए कौन सा, 2 सेकंड सोचिएगा कौन सा सही होगा। दही खा लिया या दही खा ली, बेफिजूल मत बोलो, गाड़ी पीछे बैक करो। देखिए इसका सही है एकदम ऑप्शन नंबर 1, दही खा लिया। दही शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। दही शब्द जो है ये वो पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, इसलिए खा लिया होगा। दही खा ली ये बिल्कुल गलत है। बेफिजूल मत बोलो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बे लगा है। बे नहीं शब्द होता है फिजूल मत बोलो, अर्थात व्यर्थ मत बोलो। ये बेफिजूल है, इसलिए ये गलत हो गया वाक्य। गाड़ी पीछे बैक करो गाड़ी पीछे अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, आपको परीक्षा देनी है, बहुत ध्यान रखना है। गाड़ी पीछे बैक करो, बैक और पीछे ये तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। वो अंग्रेजी है, वो हिंदी है, बस यही फ़र्क है। तो इसमें गाड़ी बैक करो केवल होना चाहिए, या गाड़ी पीछे करो, गाड़ी पीछे बैक करो नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10। घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, गहरी नींद में सोना, सोने के लिए पहले घोड़े बेचना, या नींद में क्रय विक्रय करना। बड़े मज़ेदार ऑप्शन हैं, लेकिन सही ऑप्शन हम बिल्कुल ढूंढ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका सही ऑप्शन है गहरी नींद में सोना, ऑप्शन नंबर 2, गहरी नींद में सोना। अगला क्वेश्चन नंबर 11। भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास जी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 12।
चूहा बिल से बाहर निकला, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। चूहा बिल से बाहर निकला में कारक कौन सा है? करण है या आपादान है या संप्रदान है या संबंध है? तो देखिए, बिल से बाहर अर्थात बिल से अलग हो गया, और जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर होता है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सिखाने का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना और लिखना। देखिए, ये 4 स्टेप होते हैं भाषा के, बोलना और सुनना और पढ़ना और लिखना, लेकिन इनका एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम है, वो क्रम हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। इसको याद करने की सबसे सीधी सरल एक ट्रिक है सुबोपलि। सुबोपलि, सुबोपलि, सु से सुनना, बो से बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सुनना कहें या श्रवण करना एक ही बात है, बस आपको थोड़ा भ्रमित करने के लिए शब्द बदल दिए जाते हैं, यही तो परीक्षा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है। तद्भव पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होती है, और इसके संपादक हैं अखिलेश जी। कौन हैं? अखिलेश जी। अखिलेश जी इसके संपादक हैं, समझ लीजिएगा। अखिलेश जी एक कहानीकार और उपन्यासकार, साहित्यकार हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और 1999 से प्रकाशित हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 4 गज मलमल में विशेषण है। 4 गज मलमल, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अक्सर आता है। 4 गज मलमल गुणवाचक है या परिमाण बोधक है या संख्यावाचक है या सार्वनामिक है? देखिए, 4 गज है, 4 लिखा ही हुआ है, इसलिए संख्या में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये संख्यावाचक नहीं है, ये है परिमाण बोधक। ये क्या है? परिमाण बोधक। कैसे आप पहचान करेंगे संख्यावाचक और परिमाण बोधक में? बहुत सरल एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरल सीधी ट्रिक है एक। क्या है? नाप और तौल। ये 2 शब्दों से जहाँ पर संबंध हो वहाँ पर परिमाण बोधक ही होगा। जैसे 4 गज मलमल है, मलमल एक कपड़ा होता है, तो कपड़ा नापा गया, या कोई तुलने वाली चीज़ हो वो तुली गई, है ना। गेहूँ तुले गए, 4 कुंतल गेहूँ, 2 कुंतल चावल, तो इन सब में होगा परिमाण बोधक। 2 लीटर दूध परिमाण बोधक। संख्यावाचक वो होंगे जैसे कहा जाए 2 दर्जन पेन, 3 दर्जन केले, ये संख्यावाचक होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, समास का विलोम क्या है? समास शब्द का विलोम पूछ रहा है। समस्या है या सामासिक है या संकुचित है या व्यास है? तो समास का विलोम होता है व्यास। बिल्कुल सही। देखिए, व्यास का मतलब होता है विस्तार और समास का मतलब होता है उसको कम करना। समास का मतलब होता है कम करना और व्यास का मतलब होता है फैलाव करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है? ये मुहावरा है, आँख का किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होगा? धोखा देना, अप्रिय लगना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अप्रिय लगना। अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 18, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? बहुत ध्यान से समझिएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, व्यंजन है या विसर्ग है? तो क्लियर है इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन कैसे है इसका विच्छेद भी समझ लीजिएगा। स्वधन छंद, स्वधन छंद है। ऐसे ही एक होता है वी, समझिए, वी धन छेद, ये हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। विच्छेद, इसमें आधा चा शामिल हो जाता है, इसको चागम भी बोलते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत चा का आगम हो जाता, आगमन हो जाता, चा इसमें शामिल हो जाता है। ये स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिश्र वाक्य देखिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो इनसे प्रश्न अवश्य आता है। ध्यान से समझिएगा। अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, फिर है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, फिर है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, फिर है क्या अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ये इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहा। मिश्र वाक्य है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। दो छोटे वाक्य जुड़े होते हैं कि, इसमें जो की है मुख्य पहचान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। और अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये है सरल वाक्य। ये कैसा है? सरल वाक्य। और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, और जो है ये समुच्चय शब्द से जुड़ा हुआ है और से, इसलिए ये है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य। क्या अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? ये तो प्रश्नवाचक है, आप सभी समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। पूर्व में कोई आशा न हो उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित, जिसकी कोई पूर्व में आशा न हो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। और प्रत्याशा का मतलब होता है जिसकी आशा हो। अपरिमेय का मतलब होता है जिसे नापा न जा सके। अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया हो। आहूत बुलाना, इसमें अन उपसर्ग लग गया तो हो गया अनाहूत। अगला क्वेश्चन नंबर 21, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक, आचार्य, वैयाकरण, शास्त्रज्ञ, उसे कहते हैं वैयाकरण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से समझिए। बीज वपन काल कहा है, या आदिकाल, या वीरगाथा काल, या चारण काल? तो इसमें इन्होंने कहा है बीज वपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी शब्द जो है, आप समझ रहे होंगे कि हिंदी शब्द हिंदी का है। बिल्कुल नहीं, हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। किसका है? फारसी भाषा का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मैं, तुम, तू, हम इत्यादि शब्द हैं। मैं, तुम, तू, हम इत्यादि शब्द हैं, क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं, या फिर निश्चयवाचक हैं, या प्रश्नवाचक हैं, या पुरुषवाचक हैं। देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तो इसका उत्तर हो गया। और इसमें मैं और हम जो है ये उत्तम पुरुष हुआ, और तुम और तू मध्यम पुरुष हुआ। अन्य पुरुष का इसमें कोई शब्द नहीं दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। खेत, नाथ, त्रिकुटी, प्रभु, तद्भव शब्द पूछ रहा है, कौन सा है? देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। इसका तत्सम होता है क्षेत्र। तद्भव हुआ खेत। बाकी जो इसमें हैं ये सभी हैं तत्सम। 26, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग धनवेद होगा, या री धनवेद होगा, या ऋग
धनवेद होगा या ऋग धनवेद होगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऋग धनवेद बनेगा ऋग्वेद। व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, ये ध्यान से समझिएगा, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या उषा प्रियंवदा की है, या मन्नू भंडारी की, या प्रभा खेतान, या फिर महादेवी वर्मा की है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की ये आत्मकथा है अन्या से अनन्या। याद रखिएगा इसको। 28 क्वेश्चन नंबर 28, दुर्वस्था में सही उपसर्ग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दुर्वस्था क्या होगा? दुस होगा, दुर होगा, दुर इस तरीके से होगा, या दु होगा? देखिए दुर्वस्था ऐसे लिखा जाता है, समझिएगा। दुर ये है उपसर्ग, और इसमें अवस्था, अवस्था जुड़ गया मूल शब्द, फिर ये बन गया, ये जो रा आधा है यहाँ पर और यहाँ का ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तब ये रा पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा दुर्वस्था। दुर्वस्था ये क्या हो जाएगा? दुर्वस्था। ये शब्द बनेगा दुर्वस्था। दुरावस्था नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन में कभी आ सकता है ऐसा दुरावस्था, वो बिल्कुल गलत है। इसमें उपसर्ग है दुर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। माता पिता में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? माता पिता शब्द लिखा है, इसके बीच में ये लगा हुआ है जो निशान, ये कौन सा है पूछ रहा है? अल्प विराम है, या योजक चिन्ह है, या अर्ध विराम है, या उद्धरण चिन्ह है? तो ये है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा, ये देखिए मिसप्रिंट है। ये जो चिन्ह यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिन्ह होता है चिन्ह इस तरीके से, हा में नीचे हल लगेगा, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ची और इसी में ना हम कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये जो लिखा है ये सही नहीं है। तो इसका उत्तर है हमारा योजक चिन्ह। यहाँ पर ये चिन्ह सही लिखा शब्द। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30, माँ बच्चे को सेब खिला रही है, वाक्य में मुख्य कर्म क्या है? मुख्य कर्म क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ बच्चे को सेब खिला रही है। देखिए खिलाना तो यहाँ पर है क्रिया, और क्या खिला रही है? सेब, ये कर्म हो गया। बच्चे को, ये भी कर्म हो गया। यहाँ पर 2 कर्म हैं, एक है बच्चा और दूसरा है सेब। एक बच्चा और दूसरा सेब। लेकिन पूछ रहा है वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? मुख्य कर्म वो होता है जो क्रिया के पास में होता है। समझ लीजिएगा, मुख्य कर्म कौन होता है? जो क्रिया के समीप होता है, और क्रिया के समीप है सेब, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बच्चा जो यहाँ पर है ये गौण कर्म है। ये कौन सा है? गौण कर्म। कर्म ये भी है, लेकिन ये गौण कर्म है। सेकंड स्थिति इसकी है। मुख्य कर्म है सेब। बस आज का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखला में। धन्यवाद।